Hi everyone, this is Dilbag Verma. Welcome again to Sahitya Study UGC Net classes. In this lecture, we are going to discuss the most important point of the Romantic is called John Keats. Yes, John Keats के बारे में हम पढ़ेंगे आज. सबसे पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जॉन कीट्स फेवरेट क्यों है मोस्टली लोगों का. इवन जॉन कीट्स इज माय फेवरेट पोएट. सो दिस इज द क्वेश्चन, व्हाई जॉन कीट्स इज फेवरेट ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल. वाई. अगर हम रोमांटिक एज में बात करें तो सारे पोइट्स नेचर की हर जगह पे बात कर रहे हैं, नेचर से प्यार करने की बात कर रहे हैं, नेचर के एलिमेंट्स को अपने वर्क्स में, पोएम्स में यूज कर रहे हैं. लेकिन हर पोइट्स का नेचर को लेके एक पर्सपेक्टिव है. कोई मानता है कि नेचर एक टीचर है, हमें गाइड करती है. कोई नेचर को क्रिएटर मानता है, कोई नेचर को डिस्ट्रॉयर मानता है. कोई कहता है कि नेचर रिवोल्यूशनरी चेंजेस लेके आती है, नेचर में हम मिथ और मिस्ट्रीज ढूंढ सकते हैं. तो हर पोइट्स का अलग पर्सपेक्टिव है. बट जॉन कीट्स का ऐसा कुछ भी, कहीं भी मॉरल लेक्चर देने की बात नहीं कर रहा जॉन कीट्स कि नेचर हमें ये सिखाती है या कुछ और करती है हमारे लिए. बट जॉन कीट्स लव नेचर फॉर द सेक ऑफ लव ओनली. कोई रीजन नहीं है, कोई ऐसा रीजन नहीं दिया नेचर से प्यार करने का जॉन कीट्स ने. इसलिए जॉन कीट्स सबसे फेवरेट है लोगों का. डू यू लव समवन फॉर ए रीजन? इफ यू लव समवन फॉर ए रीजन, दैट व्हाट काइंड ऑफ लव इज दिस, राइट? तो अगर रीजन होगा, किसी भी चीज से आप प्यार करते हैं, किसी इंसान से आप प्यार करते हैं, तो उसके पीछे अगर रीजन है तो वहां पे सेल्फिशनेस आ जाएगा. तो फिर वो कैसा प्यार हुआ? वो तो एक दिखावा हुआ, वो प्रिटेंड कर रहे हैं आप, प्यार नहीं बोल सकते इसको. लेकिन जॉन कीट्स ने ऐसा नहीं किया. हर पोइट आपने देखा होगा, बहुत सारे पोइट्स हमने पढ़े हैं लिटरेचर में, तो वो क्या बात कर रहे हैं? स्प्रिंग सीजन के बारे में देखा होगा, विंटर के बारे में बात कर रहे हैं. क्या कोई पोइट है जिसने ऑटम के बारे में बात की है? जॉन कीट्स है वो. जॉन कीट्स नेचर के हर एक ऑब्जेक्ट से प्यार करते हैं, हर सीजन को उन्होंने एंजॉय करने की बात कही है. ठीक है, इसीलिए जॉन कीट्स फेवरेट है लोगों के, राइट? सो स्टार्ट करते हैं. जॉन कीट्स. जॉन कीट्स वाज बोर्न इन 1795, डाइड इन 1821. बहुत ही यंग एज में जॉन कीट्स की डेथ हो जाती है ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस. पहले के टाइम पे ना बहुत सारे पोइट्स हैं या बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती थी टीबी की वजह से, क्योंकि प्रॉपर ढंग से कोई इलाज नहीं था उस टाइम पे टीबी का. तो जॉन कीट्स की भी टीबी की वजह से डेथ हो जाती है. और इनके कुछ वर्क्स हैं जैसे कि एंडीमियन है. ये क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हुआ है जॉन कीट्स का भी. जो क्वार्टरली रिव्यू के जो रिव्यूअर्स हैं, जिसपे लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, पीबी सेले ने अडोनियस लिखी है, एलिजी है, किसकी डेथ पे? जॉन कीट्स की डेथ पे. तो उसमें बात की है कि कीट्स की इमेच्योर डेथ की वजह क्या है. वो लोग थे जिन्होंने इसका क्रिटिसिज्म किया था. इवन जॉन कीट्स का मानना है कि एंडेमियन इनका सबसे बेस्ट वर्क है, और इसको भी नहीं छोड़ा उन लोगों ने, इसका भी बहुत बुरे तरीके से क्रिटिसिज्म किया है. तो पीबी सेले का मानना है कि जॉन कीट्स की इमेच्योर डेथ हुई है उन लोगों की वजह से, क्योंकि उन्होंने क्रिटिसाइज किया. इनके जो बेस्ट वर्क्स हैं उनको भी नहीं छोड़ा उन लोगों ने, उनका भी क्रिटिसिज्म किया है, राइट? सो जॉन कीट्स की अर्ली एज में डेथ हो जाती है, ठीक है, लेकिन लिटरेचर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करके गए हैं जॉन कीट्स. बहुत बेहतरीन पोएम लिखी है, राइट? और क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो एक एक करके हम इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम एंडेमियन की बात कर लेते हैं. एंडेमियन वॉज रिटन इन 1818. एंडेमियन और किसने लिखा है? जॉन लिली ने भी लिखा है एंडेमियन, अगर आपको याद हो तो. यूनिवर्सिटी विट्स में आता है ये पॉइंट. तो इसमें 4 बुक्स हैं एंड डेडिकेट टू थॉमस चैटरटन. ये बुक डेडिकेट की गई है थॉमस चैटरटन को. थॉमस चैटरटन वो पोइट है इंग्लिश लिटरेचर में जिन्होंने सबसे कम एज में सुसाइड कर लिया था. सबसे अर्ली एज में जिनकी डेथ होती है एट द एज ऑफ 17. थॉमस चैटरटन पॉइजन्ड हिमसेल्फ बिकॉज ऑफ क्रिटिसिज्म. इनके भी काफी सारे वर्क्स को क्रिटिसाइज किया गया था, इसलिए थॉमस चैटरटन अपनी जो बोथ एंड मीट के लिए लिखते थे, और जो क्रिटिसिज्म हुआ उसको सहन नहीं कर पाए और जहर पी लिया. इनकी डेथ हो जाती है 17 साल की एज में ही.
तो ये एंडीमियन डेडिकेटेड किया गया है थॉमस चैटरटन को। इट इज बेस्ड ऑन ग्रीक मिथ ऑफ एंडीमियन द सेफर्ड बिलव्ड ऑफ मून गॉडेस सेलिन। यहाँ पे एंडेमियन मिथ की बात की गई है। ये कौन था? एक सेफर्ड है, बिलव्ड ऑफ मून गोडेस सेलिन से जो प्यार करता था। लेकिन यहाँ पे जो जॉन किट्स ने सेलिन की जगह पे नाम चेंज किया है सिंथिया। सिंथिया, सेलिन की जगह पे क्या नाम यूज किया है? सिंथिया। दिस पोएम बिगिंस विद द लाइन ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर, इट पासेस इनटू नथिंगनेस, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। ये लाइन है इसकी ओपनिंग, इस तरह से ये शुरू होती है। बट ये पोएम जो है क्या सिर्फ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉरएवर ये इसके बारे में बात करते? देखो ब्यूटी की तो हर जगह पे इसमें बात की गई है, लेकिन कुछ मिथ भी यूज किए हैं, जो ग्रीक मिथ है उनको भी यूज किया है। फर्स्ट बुक है, ये 4 बुक्स में इसको लिखा गया है। जो पहली बुक है वो बात करती है, इट डिस्क्राइब द फेस्टिवल ऑफ गॉड पेन ऑन लेटमोस माउंटेन। लेटमोस माउंटेन पे जो गॉड पेन है, गॉड ऑफ ब्यूटी है, ठीक है, उसके बारे में पहली बुक में बात की गई है, उसको डिस्क्राइब किया गया है। वैसे ये एक चीज और यहां पे इंपॉर्टेंट है, हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। हीरोइक कपलेट ड्राइडन का राइटिंग स्टाइल है, ये ड्राइडन का कॉन्सेप्ट है हीरोइक कपलेट वाला। यहां पे जो रोमांटिक्स पोइट हैं मोस्टली उन्होंने किसी ने हीरोइक कपलेट का यूज नहीं किया, तो यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्म्स ब्रेक किया गया है। तो हीरोइक कपलेट में लिखा गया पहला पार्ट जो है वो गॉड पेन ऑन लेटमोस माउंटेन पे है, जो उसके बारे में इसमें बात की गई है। द सेकंड बुक डिस्क्राइब एंडीमियन wandering in search of love, and the third book describe book number third book describe the Greek myth Glaucus falls in love with Scylla, SCYLLA। ग्लोकस एंड स्किला का जो मिथ है वो दिखाया गया है। ये ग्लोकस मिथ क्या है? ग्लोकस एक तरह से एक मछुआरा था, मतलब एक तरह से वैसे तो गॉड है, ये सी गॉड है, लेकिन इसकी हैबिट है फिशिंग की, ठीक है, फिशिंग करने की हैबिट है। तो ग्लोकस को प्यार हो जाता है स्किला से। अब स्किला भी इससे प्यार करती है, लेकिन ये फ्रस्ट्रेट हो जाती है कुछ टाइम बाद ही, इसकी जो फिश लाइक फीचर है उससे फ्रस्ट्रेट हो जाती है, यहाँ से भाग जाती है। तो ग्लोकस उसको अप्रोच करता है, ठीक है, उसके पीछे पीछे जाता है, तो वो मिलता है साइरस नाम की एक विच है, CIRCE, साइरस। इस विच से ये मिलता है और इसको बोलता है कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे इस स्किला को मुझसे प्यार हो जाए। अब साइरस कहती है कि ठीक है चलो, ये वैसे एक विच है, एक टाइप की चुड़ैल है, लेकिन साइरस खुद इसके प्यार में पड़ जाती है इस ग्लोकस के। तो वो क्यों चाहेगी कि स्किला इससे वापस प्यार करे? नहीं चाहेगी ना। तो जेलेसी में इसने क्या किया, इस साइरस ने, जहां पे ये स्किला नहा रही थी वहां पे सारी हर जगह पानी में वो जहर घोल देती है, ठीक है, अपने जो जादू टोना है उससे जहर घोल देती है और उसको एक मॉन्स्टर बना देती है स्किला को। उसके 10-12 पैर बन जाते हैं, 5-6 हाथ उसके लग जाते हैं। इस तरह से एक डरावनी सी वो एक मॉन्स्टर में क्रिएट हो जाती है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो इस तरह से जेलेसी में ये करती है। ये है ग्लोकस मिथ, ग्लोकस एंड स्किला मिथ। और फोर्थ जो बुक है इसमें, इट डिस्क्राइब द फॉलिंग ऑफ एंडेमियन इन लव विद एन इंडियन मेडन एंड दे विजिट ओलंपियाज माउंटेन। In book 4th, Endymion falls in love with Indian maiden। 4th में एक इंडियन मेडन से इसको प्यार हो जाता है और फिर वो ओलंपियाज माउंटेन पे घूमते हैं। ये
4th वाली बुक में है, ठीक है। तो ये है एंडीमियन इसका। इसकी लाइन इंपॉर्टेंट है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। चलो ये है एंडीमियन के बारे में। नेक्स्ट उसके बाद आती है हाइपेरियन। 1820 में लिखा गया था, ये अनफिनिश्ड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बुक अनफिनिश्ड है। हाइपेरियन ए फ्रेगमेंट, ये इसका सबटाइटल है, इज एन अनफिनिश्ड एपिक पोएम, इट इज बेस्ड ऑन द टाइटनोमैकिया एंड टेल्स द डिस्पेयर ऑफ द टाइटन्स आफ्टर देयर फॉल टू द ओलंपियंस। लाइन है इसमें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन, फर्स्ट इन ब्यूटी शुड बी फर्स्ट इन माइट। लाइन्स आती हैं पेपर में, ठीक है, तो लाइन आपको याद करनी है। इसका लास्ट वाला वर्ड है सेलेस्टियल। सेलेस्टियल इज द लास्ट वर्ड ऑफ द पोएम एंड इट वाज कंप्लीटेड बाय रिचर्ड वुडहाउस। जो ये लास्ट वर्ड छोड़ा सेलेस्टियल, बाद में इस पोएम को कंप्लीट किसने किया? रिचर्ड वुडहाउस ने। यहीं से ये वर्ड उठा के आगे लिखा सेलेस्टियल ग्लोरी डाउन, मींस ही वाज ए गॉड। बात किसकी कर रहा है ये पे? जॉन कीट्स की। ये पोएम है। बाद में जॉन कीट्स ने इस पोएम को दोबारा पिकअप किया और फिर लिखा द फॉल ऑफ हाइपेरियन। द फॉल ऑफ हाइपेरियन, समटाइम इट इज कंसिडर्ड ए विजन। ए विजन भी इसको कंसिडर किया जाता है, फॉल ऑफ हाइपेरियन को, ठीक है। और ये वैसे द फॉल ऑफ हाइपेरियन के नाम से किसी ने नोवेल भी लिखी है, डैन सिमंस नाम है उसका। इट इज ऑल्सो नोवेल बाय डैन सिमंस। डैन सिमंस ने सेम नाम से नोवेल लिखी द फॉल ऑफ हाइपेरियन। पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, पोएम लिखी है जॉन कीट्स ने और नोवेल लिखी है डैन सिमंस ने, ठीक है। तो ये नाम लिख लो। इट, हाँ बस इसके बारे में इतना याद रखना है। नेक्स्ट है फिर उसके बाद ला बेले डेमसेंस मर्सी। ला बेले डेमसेंस मर्सी, जब हमने एस.टी. कोलरेज की पोएम्स पढ़ी थी तब उनकी एक पोएम आई थी लव करके, वहां से इंस्पिरेशन मिली जॉन कीट्स को ये बैलेड लिखने की, ला बेले डेमसेंस मर्सी। इट मीन्स द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। यहाँ पे फीमेल फैटल वाला कंसेप्ट यूज किया गया है, फेमी फैटल। फेमी फैटल मीन्स फीमेल फैटल कॉन्सेप्ट यूज किया है। आई मेट ए लेडी इन द मिड्सफुल ब्यूटी फेयरली चाइल्ड, हर हेयर वॉज लॉन्ग एंड फुट वॉज लाइट एंड हर आईज वर वाइल्ड। यहाँ फीमेल फैटल का मतलब क्या है? जब कोई वुमेन, when a woman attract you by her beauty and then she curse you, when a woman attract you with her beauty then curse you, पहले अपनी ब्यूटी से वो अट्रैक्ट करेगी, बाद में आपको कर्स करेगी, ठीक है, बाद में टॉर्चर करेगी। ये होता है फीमेल फैटल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे लाइन इंपॉर्टेंट है, आई मेट ए लेडी इन द मिड्सफुल ब्यूटीफुल फेयरली चाइल्ड, हर हेयर वॉज लॉन्ग एंड फुट वॉज लाइट एंड हर आईज वर वाइल्ड। दिस इज फीमेल फैटल कॉन्सेप्ट, राइट। चलो जी, नेक्स्ट पोएम है लामिया। लामिया, इसमें एक स्नेक वुमेन है। ये स्टोरी है लामिया और लूसियस की। लूसियस प्यार करता है लामिया से और लूसियस का टीचर होता है अपोलोनियस। अब अपोलोनियस को पता चल जाता है, ये इसको बोलता है अपने स्टूडेंट, अपने शिष्य लूसियस को बोलता है कि भाई जिससे तू प्यार करता है वो कोई लड़की नहीं है, कोई वुमेन नहीं है, ये एक नागिन है। मानता नहीं है क्योंकि प्यार में पड़ा हुआ है, ठीक है, प्यार अंधा होता है। तो प्यार में है तो लूसियस मानता नहीं कि मैं नहीं मानता इस बात को। लेकिन जब इसकी रियल आइडेंटिटी ये अपोलोनियस उसके सामने रिवील करता है, तब उसको पता चलता है कि मैं कितने बड़ा बेवकूफ हूं, अब तक धोखे में रहा था। और इस ग्रीफ में, इस दुख में उसकी डेथ हो जाती है लास्ट में। लूसियस डाइड ऑफ ग्रीफ इन द एंड, क्योंकि उसने आंख बंद करके लामिया पे विश्वास किया था, अपने टीचर की बात नहीं मानी, ठीक है। नेक्स्ट वन, द एव ऑफ सेंट एग्नेस। इट इज बेस्ड ऑन सेंट वर्जिन्स डाइड मार्टर इन 4th century ऑन 20th January। इसमें आपको याद सिर्फ ये रखना है कि जो फीस्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है वो 21st जनवरी आएगा यहाँ पे, 21 जैन को सेलिब्रेट किया जाता है। और डेथ कब होती है सेंट वर्जिन की? 20th जनवरी को, लेकिन फीस्ट सेलिब्रेट किया जाता है 21 जनवरी को, द एव ऑफ सेंट एग्नेस। इसके बारे में कुछ और अगर लिखना है तो
इसको मिडिल एज में सेट किया गया है और स्पेंसरियन स्टैंजा में इसको लिखा गया है, ये और इसमें ऐड कर लेना। स्पेंसरियन स्टैंजा, ठीक है। और इसमें जो डिविनेशंस रेफर टू किड्स इन दिस पोएम आर रेफर टू जॉन ओब्रीज, जॉन ओब्री की जो ब्रीफ लाइफ है, ठीक है, उससे भी कुछ रेफरेंस इसमें लिया गया है। बस बाकी ये ज्यादा कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, सिर्फ टाइटल याद कर लेना बस। चलो आगे, नेक्स्ट है ओड टू साइकी। ओड टू साइकी वाज रिटन इन 1819। साइकी वाज ए ब्यूटीफुल गॉडेस। इसमें क्या है, साइकी एक ब्यूटीफुल गॉडेस है, एफ्रोडाइट उसको पनिश करती है साइकी को एंड सेंड्स हर टू क्यूपिड, और वो क्यूपिड को एफ्रोडाइट पनिश साइकी को पनिश करती है और ये उसको भेज देती है अपने बेटे क्यूपिड के पास ताकि क्यूपिड इसको पनिश करे, लेकिन क्यूपिड तो खुद इससे प्यार करने लगता है। क्यूपिड फॉल्स इन लव विद हर, खुद प्यार करने लगता है। लाइन है इसमें, दो देयर लिप्स टच्ड नॉट बट हैड नॉट बेट अ डो, द विंग्ड बॉय आई न्यू बट हु वाज दो, ओ हैप्पी हैप्पी डो। ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है, ये पेपर में पहले आई हुई है और काफी सारे एग्जाम में रिपीट भी हुई है ये, राइट। यहां रेफरेंस है, टीएस इलियट ने बोला है, टीएस इलियट सेड परहैप्स द ओड टू साइकी इज इनफ फॉर हिज रेपुटेशन। ओड टू साइकी इज इनफ फॉर हिज रेपुटेशन। ये स्टोरी है किसकी, क्यूपिड और साइकी की। तो ये साइकी एक मर्चेंट डॉटर होती है, ठीक है, और इससे विनस जेलस होती है, तो विनस भेजती है इसको अपने बेटे क्यूपिड के पास, ठीक है। ये एफ्रोडाइट यहाँ पे यूज किया गया है नाम इसका। और हैरोल्ड ब्लूम ने भी इसको बोला है दिस पोएम हैज लिटिल टू डू विद द एक्सेप्टेड मिथ। तो दोनों ने इसको प्रेज किया इस पोएम को। टीएस एलियट ने तो बोला है कि ये एक ही पोएम काफी है जॉन किट्स की रेपुटेशन डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। ओड ऑन द ग्रेसियन अर्न। देखो जॉन किट्स ग्रीक जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। काफी सारे वर्क्स आपने देखे होंगे जॉन किट्स में, ग्रीक रेफरेंस काफी मिलते हैं। जैसे इसने लिखा है ओड ऑन द ग्रेसियन अर्न। अब एक छोटा सा क्लस देखा इसने लंदन की एक लाइब्रेरी में, एक म्यूजियम में सॉरी, एक क्लस को देखता है और उस पर काफी 3-4 पिक्चर्स बनी हुई थी। उन पिक्चर्स को देखकर जॉन किट्स ने वो लिखना शुरू किया, ये पोएम लिखी पूरी। ओपनिंग लाइन है इसकी, दो स्टिल अनरेविस्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दो फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो स्टिल, उस क्लस के बारे में बोल रहा है कि तुम अनरेविस्ड ब्राइड हो, अनटच्ड दुल्हन हो ऑफ क्वाइटनेस की। किससे शादी हुई है, क्वाइटनेस से। दो फॉस्टर चाइल्ड, और तुम अडॉप्टेड चाइल्ड हो ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम की। ऐसे प्रेज कर रहा है वो उस अर्न को। हार्ड मेलोडीज आर स्वीट, अगली इंपॉर्टेंट कोटेशन है इसमें, हार्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। जो मेलोडीज सुनी है वो स्वीट है, बट जो नहीं सुनी है वो स्वीटर है, वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, इसकी लास्ट लाइन है, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, दैट इज ऑल यू नो ऑन द अर्थ, यू नीड टू नो। तीनों मोस्ट फेमस कोटेशन है, पेपर में कभी भी रिपीट हो सकती है ये, तो इन तीनों को आप अच्छे से याद करो। ओड ऑन द ग्रेसियन अर्न, तो ये ग्रीक जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे काफी इंस्पायर्ड थे ये, इनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट था जॉन किट्स का उसमें। नेक्स्ट ओड लिखा है ओड टू इंडोलेंस। इंडोलेंस का मतलब यहां पे क्या है, द वर्ड स्टेट्स अवॉइडेंस, अवॉइडेंस और वी कैन से लेजीनेस। तो यहां पे स्थिर होने के बारे में भी हमारा फायदा होता है कई बार। ऐसा नहीं कि हर टाइम काम करते रहो, लेकिन आराम भी करना जरूरी है। तो ये लेजीनेस के बारे में बात की है यहाँ पे। इन दिस ओड 3 थिंग्स डिस्क्राइब हेयर ड्रेस्ड इन प्लेसिड कैंडल्स एंड रोब्स। 3 चीजों के बारे में बात की है। ही एड्रेस 3 थिंग्स, एम्बिशन, एम्बिशन, लव एंड पोएजी। 3 वर्ड ये याद रखना, एम्बिशन, लव, पोएजी। इस यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है, ओड टू इंडोलेंस में कौन सी 3 चीजें एड्रेस, मतलब कौन सी एक एड्रेस नहीं की गई है इसमें। तो यहाँ पे एम्बिशन है, लव है, पोएजी है, ब्यूटी दे सकते हैं ऑप्शन में। तो वो एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन आपको करना है। चलो
नेक्स्ट है ओड टू नाइटिंगेल। यहां पे जॉन कीट्स की जर्नी दिखाई गई है इन द स्टेट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी टर्म किसने कॉइन की है? जॉन कीट्स ने। इगोस्टिकल सबलाइम और नेगेटिव कैपेबिलिटी, इगोस्टिकल सबलाइम यूज किया है किसके लिए? वर्ड्सवर्थ के लिए। और यहां जॉन कीट्स ने नेगेटिव कैपेबिलिटी ही प्राइमली यूज द टर्म फॉर स्पेशल फॉर द वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। ठीक है, विलियम शेक्सपियर के लिए स्पेशली ये वर्ड कॉइन किया है एंड इट डिस्क्राइब कीट्स जर्नी इनटू द स्टेट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी। चलो आगे, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। यहां इंस्पायर हुआ जब ये जॉन कीट्स ने पढ़ा। जॉर्ज चैपमैन ने, एक एलिजाबेथन राइटर है, बेन जॉनसन के साथ के राइटर हैं ये। जॉर्ज चैपमैन ने, बहुत फेमस है ये होमर की ट्रांसलेशन के लिए। होमर के जो वर्क्स हैं इलियड और ओडिसी, इनको ट्रांसलेट किया है किसने? जॉर्ज चैपमैन ने। और वो ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं यहाँ पे कौन? जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने उस ट्रांसलेशन को पढ़ा और यहां चैपमैन को बहुत ज्यादा प्रेज किया है जॉन कीट्स ने। इट डेमोन्स्ट्रेट द इमोशनल पावर ऑफ ए ग्रेट वर्क टू क्रिएट एपिफेनी इनटू इट्स बिहोल्डर। ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन होमर, इसमें आपको याद रखना है चैपमैन ने जो इलियड और ओडिसी को ट्रांसलेट किया, यानी कि होमर के वर्क्स को ट्रांसलेट किया है, उसको पढ़ा है। उसको पढ़ के यहाँ इस स्पेशल ये पोएम लिखी है किस पे? चैपमैन के ऊपर, स्पेशली चैपमैन को प्रेज करने के लिए। और ग्रेसियन जो चीजें हैं, ग्रीक की चीजें हैं, यूनान की जो ऑब्जेक्ट्स हैं या उनकी ब्यूटी है, उसको यहाँ पे दिखाया है जॉन कीट्स ने इस पोएम में। उसके बाद है इजाबेला और द पोर्ट ऑफ बैसिल। स्टोरी को मिडिल एज में सेट किया गया है और इसको अडॉप्ट किया गया है कहां से? डी कैमरोन से। बोकासियो का वर्क है डी कैमरोन। ये स्टोरी है किसके बारे में? इजाबेला एक लड़के से प्यार करती है, लोरेंजो नाम है उसका, लोरेंजो। ये इसके भाई का ही कोई कलीग होता है, एम्प्लॉय है इसके भाई का, उससे इसको प्यार हो जाता है। और जब इसका लव अफेयर रिवील होता है कि ये लोरेंजो से प्यार करती है, तो इसके भाई ने क्या किया? इस लोरेंजो को मार दिया। इसको मार के और इसको दबा दिया जमीन में। तो फिर ये बेचैन हो जाती है इस चीज से और इसको घोस्ट अपीयर होता है। किसका? लोरेंजो का घोस्ट अपीयर होता है इजाबेला को। तो फिर ये क्या करती है? उसको वापस से निकाल लेती है जमीन से, जहां पे उन्होंने उसको बरीड किया था, वहां से वापस निकाल के, और उसका जो हेड है, उसके सर को एक पोट ऑफ बैसिल में लगा देती है। ये बैसिल क्या है? काइंड ऑफ हर्ब होती है ये। उस हर्ब के उस पोट में उसका सर जो है वो लगा देती है वहां पे, मतलब दबा देती है उसको। बाकी जो डेड बॉडी होती है वापस वहीं पे बरीड कर दी इसने, और एक जो उसका सर है वो निकाल के वहां से उस पोट में लगा देती है, ताकि जब भी उसको याद आएगी तो उसके पास चली जाती है, उस पोट के पास। ठीक है, वहां पे अपना टाइम मोस्टली स्पेंड करती है। ये है कहानी इजाबेला और द पोर्ट ऑफ बैसिल की। उसके बाद है स्लीप एंड पोइट्री। स्लीप एंड पोइट्री, हाँ, ये क्रिटिसिज्म है न्यू क्लासिकल पोइट्री का। इट इज ए वाइल्ड क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू क्लासिकल। न्यू क्लासिकल के टाइम पे जो पोइट्री लिखी गई है, अलेक्जेंडर पोप हो गया जैसे, ठीक है, इसमें क्रिटिसिज्म किया है जॉन कीट्स ने इन पोइट्स का। और कुछ रोमांटिक्स पोइट को भी साथ में ले लिया है, उनको भी क्रिटिसिज्म किया है, उनका भी। उसके बाद है नेक्स्ट आता है इसके बाद स्लीप ओड टू ऑटमन। ये मेडिटेशन है ऑन डेथ पे, कीट्स रिस्पॉन्स टू पेटरलू मैस्करे। ये पेटरलू मैस्करे क्या है? ये एक पॉलिटिकल गैदरिंग हुई थी, जो वर्किंग क्लास पीपल हैं वो एक साथ इकट्ठे होते हैं। कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है इसमें, और बहुत सारे लोग जो हैं घायल हो जाते हैं। और इनकी डिमांड थी टू रिफॉर्म द पार्लियामेंट्री। ठीक है, पार्लियामेंट्री को रिफॉर्म करने के लिए ये रिप्रेजेंट कर रहे थे पार्लियामेंट्री को, ताकि इसको रिफॉर्म किया जाए। और बहुत सारे लोग होते हैं, 50-60 हज़ार, उसमें से काफ़ी सारे लोगों की डेथ हो जाती है और बहुत सारे 700-800 के आसपास लोग घायल भी हो जाते हैं। उसमें अफरा तफरी जब मचती है वहाँ पे। तो ये
पेट्रोलो मैस्करे है ये। अब देखो ओड टू ऑटमन, मैंने आपको बताया कि पोइट्स मोस्टली बात करते हैं किसके बारे में, स्प्रिंग सीजन के बारे में, विंटर के बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट फेज है ऑटमन, जब ऑटम चला जा रहा है, विंटर आने वाला है, तो कुछ साउंड्स है, स्थिरता की बात की है यहाँ पे, स्टिलनेस की। इट मीन्स ये किसकी तरफ इशारा कर रही है, ओल्ड एज की तरफ। विंटर शुरू होने वाला है, ये जा रही है, तो स्टिलनेस की बात है। तो यहां ये मेडिटेशन है किस पे, डेथ के ऊपर। ये ओल्ड एज, स्टिलनेस से मतलब है ओल्ड एज। तो यहां पे सीधा सीधा ओड टू ऑटमन में बात की है जॉन कीट्स ने डेथ के बारे में, मेडिटेशन ऑन डेथ। ब्राइट स्टार, ब्राइट स्टार का पूरा टाइटल लिख लो, वुड आई वर steadfast, would I were steadfast as thou art। ये इसका फुल टाइटल है ब्राइट स्टार का, ठीक है। इसके बारे में, ब्राइट स्टार के बारे में कुछ खास नहीं है वैसे तो। हाँ, शेक्सपियरियन स्टैंजा में लिखा गया है इसको, शेक्सपियरियन स्टैंजा नोन एज वोल्टा। शेक्सपियरियन स्टैंजा को बोलते हैं वोल्टा। कौन सा जो शेक्सपियरियन सोनेट है उनका स्टाइल क्या था लिखने का, वो राइमिंग यूज करते थे, ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ डबल जी, ठीक है। डबल जी मतलब ये वाला पैटर्न यूज किया है शेक्सपियर ने अपना सोनेट्स लिखने के लिए। लास्ट में कपलेट लिखता था, 3 क्वार्टेट प्लस कपलेट, जो थॉमस याट और हेनरी होवर्ड लेके आए थे इंग्लिश में सोनेट्स को। ये वाला स्टाइल शेक्सपियर ने यूज किया है। तो शेक्सपियरियन स्टैंजा को हम वोल्टा बोलते हैं, ठीक है। इमोशंस में जहां पे सडन चेंजेस होते हैं। चलो इसका अगला है फिर ओथो द ग्रेट, ए ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स। ये सब टाइटल है इसका, ओथो द ग्रेट, ए ट्रेजेडी इन 5 एक्ट्स। ओथो कौन है अब ये हेनरी फर्स्ट है, हेनरी फर्स्ट द एम्परर ऑफ जर्मनी, एम्परर ऑफ जर्मनी, उसका बेटा है ये, हेनरी फर्स्ट का बेटा है ओथो द ग्रेट। तो उसी के बारे में ये पूरी कहानी लिखी गई। ही वॉज द फर्स्ट ऑफ द जर्मन टू बी कॉल्ड द एम्परर ऑफ इटली। इटली का जो एम्परर बना था वो है ये ओथो। और ये किसका बेटा था, हेनरी फर्स्ट जो जर्मन का किंग था उसका ये बेटा है, उसके बारे में ये स्टोरी है। तो ये है जॉन कीट्स के बारे में। स्पेशली एक चीज ध्यान रखना, जॉन कीट्स क्रिटिसिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से इनकी नेगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में, इगोस्टिकल सब्लाइम के बारे में, ठीक है, ये अच्छे से आपको पढ़नी है। क्रिटिसिज्म में आती है लिटरेरी टर्म्स इन्होंने कॉइन की है दो, एक इगोस्टिकल सब्लाइम फॉर द वर्क्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड नेगेटिव कैपेबिलिटी ही प्राइमरली यूज्ड फॉर विलियम शेक्सपियर। तो ये दो चीजें भी इंपॉर्टेंट है, ऐड कर लेना अगर आपने नहीं लिखी है तो। सो दिस इज ऑल अबाउट जॉन कीट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लॉर्ड बायरन को हम डिस्कस करेंगे। So see you in the next lecture. Be safe, stay connected. Best of luck. God bless you.